हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अहमद सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे समतल में गति। अभी हमने 1D मोशन कंप्लीट किया है। मोशन एक रेड लाइन में चल रहा हो उसको हम लोग कहते हैं रेखीय गति, और मोशन यदि वक्र पे चल रहा हो एक साथ उसका दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो उसको हम लोग कहते हैं समतल में गति। जैसे मान लो यहाँ पे मैं y अक्ष और x अक्ष बना दूं, एक लाइन बना दूं, और इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट सीधा चलता हुआ जा रहा है इस तरीके से। तो बताओ ये गति कैसा है, एक रेखीय गति है कि समतल गति है। तो एक रेखीय गति है। कैसे साहब, तो एक लाइन भी तो चल रहा है, एक सरल रेखा भी तो चल रहा है, सीधा 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 सीधा। तो एक रेखीय गति का उदाहरण है। ये समतल गति नहीं है। समतल में गति का मतलब ये है कि वक्र पे चल रहा ऑब्जेक्ट इस तरीके से चल रहा हो, यहाँ पे ऐसे चल रहा हो, मतलब एक साथ x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो। तुम कहोगे सर इसमें भी तो x y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, क्यों मैं इसको x मान लूंगा। तो बता, तो एक ही लाइन पे तो चल रहा है ना। तो एक लाइन पे चलता है उसको कहते हैं रेखीय गति, और वक्र पे चलता है, देखो अब इधर है, यहाँ ऐसे वक्र पे चल रहा है उसको कहते हैं हम लोग समतल में गति। तो समतल में गति में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मेन कंसेप्ट है, एक्स अक्ष का गति, एक्स अक्ष का गति y के गति पे निर्भर नहीं करता, y के गति पर निर्भर नहीं करता। एक एक्सिस का जो मोशन है वो y एक्सिस के मोशन पे निर्भर नहीं करता, वो y एक्सिस के मोशन से स्वतंत्र होता है। कैसे, मान लो कि एक वस्तु है, मैं उस पर धक्का x एक्सिस में लगाऊंगा तो क्या इसकी y की गति में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं। अगर कोई सा भी मोशन जो x में हो रहा है, x में बल लग रहा है, उसका प्रभाव y में नहीं पड़ता है। जैसे मैं ये कहना चाहता हूं कि y अक्ष का वेग x अक्ष के त्वरण पर निर्भर नहीं करता, x अक्ष के त्वरण पर निर्भर नहीं करता, त्वरण पर निर्भर नहीं करता। ये स्वतंत्र गति होते हैं। एक्स एक्सिस का गति और वाई एक्सिस का गति एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होता है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता। एक्स एक्सिस का जो वेग है वो एक्स एक्सिस के त्वरण पे निर्भर करता है, वाई एक्सिस का वेग एक्स एक्सिस के त्वरण पे निर्भर नहीं करेगा, वाई एक्सिस का वेग वाई एक्सिस के त्वरण पे निर्भर करता है। अगर तुम्हारा वेग एक्स में 5, अब y में कितना चलेगा, तो y का वेग बताओ ना। x में भागने का जो वेग है वो है तुम्हारा 5 मीटर पर सेकेंड, ये x में कितना दूरी तय करेगा ये बताएगा। x का वेग y का दूरी नहीं बताएगा, और y का वेग x का दूरी नहीं बताएगा। x का त्वरण y का वेग नहीं परिवर्तित करेगा, y का त्वरण x का वेग नहीं परिवर्तित करेगा, x का त्वरण y का वेग परिवर्तित नहीं करेगा। कुल मिला के बात यह है कि वस्तु 2D में चल रहा है, लेकिन ये 2D मोशन जो है ना उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे जब एक्स एक्सिस का मोशन दूसरे एक्सिस पर निर्भर नहीं करता, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मोशन एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। तो आपको सवाल को कैसे सॉल्व करना है। मोशन तो 2D का दिया होगा, तो जब भी मोशन 2D का दिया होगा तो उसको आपको दो हिस्से में तोड़ना है, 1D प्लस 1D। जो 2D का मोशन आप सॉल्व करेंगे उसका एक ही फंडामेंटल कंसेप्ट है, 2D इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D प्लस 1D एंड दिस 1D डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। मतलब ये दोनों जो 1D है ना साहब, ये एक दूसरे पे निर्भर नहीं करता है, ये एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मतलब 2D मोशन जैसा कोई मोशन ही नहीं होता। आपको पता है आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर पढ़ा था ना बेसिक मैथ में। वेक्टर में बेसिकली क्या पढ़ा था, कंपोनेंट लेना। अगर 2D में मुझे कोई चीज पता हो, जैसे मेन वेक्टर मुझे कुछ पता हो, उसका x और y में तोड़ना, यही तो सीखा था तूने। अच्छा, नेट मैग्नीट्यूड निकालना। तो वेक्टर में असल में आपने सीखा है तोड़ना, कंपोनेंट लेना, और जोड़ना, मैग्नीट्यूड लेना, तोड़ना और जोड़ना। तो 2D का एग्जैक्टली मोशन में वेक्टर काम आता है। 1D में वेक्टर का यूज किया क्या आपने? 1D में वेक्टर का यूज नहीं किया है। अब 2D में वेक्टर का यूज करोगे। क्यों करोगे 2D में वेक्टर का यूज? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन पे चल रहा है, कहां चल रहा है ऑब्जेक्ट? एक लाइन पे अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके लिए वेक्टर की क्या जरूरत है। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर 2D प्लेन में चल रहा है तो आप कहते हो इधर वेलोसिटी है, तो इसका x वेलोसिटी क्या है और y वेलोसिटी क्या है, पहले उसको तोड़ोगे। फिर इधर त्वरण है, तो x में त्वरण क्या है, y में त्वरण क्या है, x एक्सिस को अलग सॉल्व करोगे, y एक्सिस को अलग सॉल्व करोगे, और फिर दोनों को जोड़ दोगे। 2D में डायरेक्ट सॉल्व करने का कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता है। बात समझिएगा, 2D को सॉल्व करने का डायरेक्ट कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होता है। 2D को आप दो इंडिविजुअल पार्ट में तोड़ के ही सॉल्व करते हैं।
बात समझ आ रहा है ये? ठीक है, स्क्रीन पॉज करके थोड़ा सा ये लिख लो। एक्स एक्सिस का गति वाई की गति पर निर्भर नहीं करता, वाई एक्स का वेग एक्स एक्सिस त्वरण पर निर्भर नहीं करता। ये एक्स एक्सिस का गति और वाई एक्सिस का गति एक दूसरे से कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। चलिए आगे समझिएगा प्लीज। सुनना, मान लो कोई मोशन हो रहा है 2D का, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट गति का समीकरण, तो पहला जो गति का समीकरण है फर्स्ट जो गति का समीकरण है उसको अप्लाई कैसे करते हैं 2D में? क्योंकि 2D में 2D का इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ होता ही नहीं। मैं जो वो तो बता रहा हूं, आपको ढंग से सुनना है। आपने 1D में गति का समीकरण पढ़ा था ना, 2D में गति का समीकरण होता ही नहीं है। फिर 2D के सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं सुनिएगा। पहले जो गति फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करते हैं, दो हिस्से में अप्लाई करते हैं। देखो Vx, v का अंतिम वेग बराबर, सॉरी x अक्ष का अंतिम वेग बराबर x अक्ष का प्रारंभिक वेग प्लस x अक्ष का त्वरण इंटू समय। ये हो गया। मतलब अगर मुझे नेट त्वरण दिया हुआ है तो मैं x का त्वरण अलग निकालूंगा, x का प्रारंभिक वेग अलग निकालूंगा, फिर x एक्सिस का मैं अंतिम वेग इस तरीके से सूत्र लगा के कैलकुलेट करूंगा। ये किसका वेग हमने निकाल लिया? x अक्ष का अंतिम वेग। y अक्ष का अंतिम वेग कैसे निकालूंगा? तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, इस तरीके से निकालूंगा y का अंतिम वेग। और ऐसे देखूंगा, ये x का अंतिम वेग हो गया vx, ये y का अंतिम वेग हो गया vy। तो नेट वेलोसिटी कितना होगा? तो इन दोनों को वेक्टर सम से जोड़ दूंगा तो नेट वेलोसिटी हो जाएगा आपका ये v, जो x एक्सिस से मान लो थीटा एंगल पे चल रहा है। तो नेट वेग जो होगा आपका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी, वो होगा vx का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x में है और ये y में है तो एक्जेक्टली परपेंडिकुलर हो गया, vy का होल स्क्वायर का रूट, ये परिमाण हो गया अंतिम वेग का। और गति का जो दिशा होगा, क्योंकि वस्तु x में भी चल रहा है और y में भी चल रहा है, तो गति का दिशा किधर होगा? गति का दिशा इस v की तरफ होगा। और v x अक्ष से कितने कोण पे है? तो बेटा tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो गति का दिशा थीटा x अक्ष से, कहां से लिख रहे हैं आप? x अक्ष से, तो इसको लिख सकते हैं आप tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx। ये गति का दिशा बता देगा। किसी चीज में अगर आपको देखना है कि वो कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस से, तो आप ये देखो, ये मान लो कि x एक्सिस से थीटा कोण पे जा रहा था, तो ये आपका ट्रायंगल हो गया। ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे। और भागने का दिशा, गति का दिशा कौन बताता है? वेग का दिशा। वेग का दिशा असल होता ही है भागने की दिशा में। तो यहां से कौन ले लेंगे आप? tan थीटा बराबर vy बाई vx। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट गति का समीकरण। इस तरीके से अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे मोशन हो रहा है, तो मोशन मान लीजिए 2D में हो रहा है, तो पहले v को तोड़ के आप vx एंड vy निकालेंगे, a को तोड़ के आप ax और ay निकालेंगे। नेट एक्सीलरेशन दिया हुआ है, अगर अलग अलग दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, बहुत वेल एंड गुड है। अगर अलग अलग नहीं दिया हुआ है तो पहले इस नेट वेलोसिटी को vx और vy में तोड़ेंगे, फिर a को ax और ay में तोड़ेंगे, फिर x एक्सिस का x अक्ष में गति का समीकरण अलग से लगाएंगे, y अक्ष में गति का समीकरण अलग से लगाएंगे, फिर वेक्टर की मदद से उनको जोड़ देंगे। असल में यहाँ पे नेट वेलोसिटी होना था vx i कैप प्लस vy j कैप, ये होना था, और इसका परिमाण ये हमने निकाल दिया। नेट जो वेग का दिशा है वो ऐसे निकल गया, गति का दिशा x अक्ष से tan थीटा बराबर vy बाई vx। क्लियर है ये बात? स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट अब है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करेंगे सुनिए। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको क्या करना है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या करना है आपको? देखिए जैसे ही मान लीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है हमको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। आप क्या करेंगे? पहले गति को दो हिस्से में तोड़ेंगे, पहले गति को x अक्ष में तोड़ लेंगे और फिर गति को y अक्ष में तोड़ लेंगे। x अक्ष में गति का समीकरण लगाएंगे, विस्थापन डेल्टा x में स्थिति में परिवर्तन बराबर ये हो गया x एक्सिस का विस्थापन इज इक्वल टू ux
क्या लिखेंगे बेटा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये आपने गति का समीकरण किस में लगा, एक्स अक्ष में। फिर आप गति का समीकरण लगाएंगे वाई एक्स में। देखिए एस वाई डेल्टा वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ये गति का समीकरण किसमें लगा दिया आपने, वाई एक्स में। वाई एक्स में गति का समीकरण लगाया, कौन सा, दूसरा गति का समीकरण लगाया। अब कुल विस्थापन वस्तु का कितना हुआ, तो देखो x का विस्थापन आपको पता चल गया, y का विस्थापन आपको पता चल गया, तो कुल विस्थापन हो जाएगा, कुल विस्थापन आपका हो जाएगा एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप। कुल विस्थापन का परिमाण आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, विस्थापन का परिमाण चाहिए। तो विस्थापन का परिमाण आप लिखेंगे इज इक्वल टू रूट अंडर एस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एस वाई का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका विस्थापन का परिमाण। ठीक है। अच्छा, कुल तय की गई दूरी अगर पूछा जाता है आपसे, दूरी कितना तय किया, तो दूरी यहां से नहीं निकाल सकते, क्योंकि दूरी पथ पर निर्भर करता है। आपने तो बस ये देखा कि एक्स एक्सिस में वस्तु कितना विस्थापित हुआ, वाई एक्स में वस्तु कितना विस्थापित हुआ। मान लो यहां से वस्तु चल के यहां तक विस्थापित हुआ है, तो इस रास्ते से विस्थापित हो सकता है, तो ये एक्स का विस्थापन और ये वाई का विस्थापन। लेकिन अब इसके विस्थापन का तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग पाथ के थ्रू। मान लो वस्तु यहां से यहां तक आया, यहां से चला था, यहां पहुंचा, या वस्तु यहां से यहां तक पहुंचा। तो दूरी किस बात पे निर्भर करता है, कुल पथ की लंबाई कितनी है, लिया गया पथ पे निर्भर करता है। लेकिन विस्थापन किस पे निर्भर करता है, एक्स में कितना गया, वाई में कितना गया, इसको वेक्टर फॉर्म में जोड़ दो, ये विस्थापन आ जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे किसकी बात करी है, कुल विस्थापन की बात करी है, अपन ने कुल दूरी की बात नहीं करी। क्योंकि कुल दूरी तभी निकाल सकते हैं जब आपको क्या पता हो, पथ पता हो। यहाँ पे हमने सिर्फ विस्थापन निकाला है। और विस्थापन कैसे निकाला है, क्या 2D का विस्थापन किसी एक समीकरण से नहीं निकल सकता, कभी भी नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष का गति वाई पे निर्भर नहीं करता है, वाई का गति एक्स पे निर्भर नहीं करता है। तो आपको एक्स में इक्वेशन ऑफ मोशन अलग से सॉल्व करना है, वाई में इक्वेशन ऑफ मोशन अलग से सॉल्व करना है, फिर नेट विस्थापन निकालने के लिए दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। ठीक है साहब, लिख लिया आपने। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे देखिएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे देखिएगा प्लीज। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो भी है उसको पहले दो हिस्से में तोड़ेंगे, वी वाई का होल स्क्वायर, एक्स अक्ष का पहले देखेंगे अगर आप, तो वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस यू एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2 ए एक्स इंटू एक्स, ये होगा। और वाई एक्स के लिए देखोगे तो वी वाई का होल स्क्वायर माइनस यू वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वाई इंटू वाई, ये होगा तुम्हारा थर्ड इक्वेशन मोशन। तो अगर आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत पड़ रही है तो वो एक ही बार में 2D के लिए नहीं लगेगा, एक्स एक्सिस के लिए अलग लगेगा, वाई एक्सिस के लिए अलग लगेगा। आपको मान लीजिए नेट त्वरण निकाला आपने, यहाँ से एक्स निकलेगा तो नेट त्वरण हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। यहाँ से नेट एक्सीलरेशन जो आएगा वो नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रूट अंडर ए एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ये नेट एक्सीलरेशन निकालेगा। या त्वरण की दिशा निकालना हो तो देखो त्वरण की दिशा थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यहां से थीटा निकल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए वाई, क्या हो जाएगा बेटा, ए वाई बाई ए एक्स। और ये थीटा कहां से निकला है, तो एक्स अक्ष से निकला है। कैसे एक्स अक्ष से निकला होगा, तो मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। देखो ये है आपका ए एक्स, ये है आपका ए वाई, नेट एक्सीलरेशन इधर आया ए, कहां से एंगल ले रहा हूं, एक्स अक्ष से, तभी तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लिखूंगा, ए वाई बाई एक्स लिखूंगा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, ए वाई बाई एक्स लिखूंगा। तो इससे दिशा भी पता चल गया। तो ये है आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्क्रीन पॉज करके लिख लिया आपने। अब आगे देखो, ये भी लिख लिया सर आपने, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्क्रीन पॉज करके लिख लिया। अब आगे देखिएगा प्लीज, ढंग से समझिएगा। ये यहां तक तो हमने बात किया था अभी तक इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे, और इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होता है, नियत त्वरण के लिए। अगर 2D में परिवर्तित त्वरण हो, 2D गति परिवर्तित त्वरण के साथ,
2D गति किसके साथ देख रहा हूं मैं, परिवर्तित त्वरण के साथ देख रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, मान लो मैं यहाँ पे विस्थापन लिख लूं r = x i कैप प्लस y j कैप। यह है स्थिति सदिश, विस्थापन नहीं है, क्या है, स्थिति सदिश। अब स्थिति सदिश 2D में तो x का स्थिति सदिश और y का स्थिति सदिश इस तरीके से परिभाषित होगा। अब मैं अगर इसको अवकलन कर दूं t के सापेक्ष, किसके सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं मैं, t के सापेक्ष अगर अवकलन करूंगा तो ये होगा dr/dt = dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप। अब यहां से समझिएगा प्लीज, अगर मैं सिर्फ x निर्देशांक का अवकलन करता हूं t के समय तो x अक्ष का ताक्षणिक वेग देगा vx i कैप। अगर मैं y का अवकलन करता हूं तो ये आपको y अक्ष का ताक्षणिक देगा vy j कैप, और ये आपका dr/dt नेट वेलोसिटी देगा, ये v वेक्टर आएगा आपका। अगर इस v वेक्टर का आप परिमाण निकालना चाहते हैं तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं vx प्लस vy, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि i में ये j में, तो नेट वेलोसिटी आपका ऐसे निकलेगा vx का होल स्क्वायर प्लस vy का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, आपका ताक्षणिक चाल हो गया, क्योंकि वेग के परिमाण को क्या कहते हैं आप, चाल कहते हैं। अब अगर आप इसको यहां से अवकलन करें, ध्यान से देखिएगा, इसको अवकलन कर दे समय के सापेक्ष, तो dv/dt, देखो dv वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू dvx/dt i कैप। देखो i कैप और j कैप नहीं लगा सकते, ये x एक्सिस का वेग था, ये y अक्ष का वेग था, प्लस dvy/dt j कैप। अब यहां से dvx/dt क्या है, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवेग में परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष, क्या ये वेग में परिवर्तन का दर समय के सापेक्ष। तो आप इसको लिखेंगे ax i कैप और आप इसको लिखेंगे ay j कैप, और ये आ जाएगा आपका नेट एक्सेलरेशन। अगर नेट एक्सेलरेशन का परिमाण निकालना चाहते हैं तो a = हो जाएगा √ax का होल स्क्वायर प्लस ay का होल स्क्वायर। क्या है ये है ये है त्वरण का परिमाण। क्या है ये, त्वरण का परिमाण। तो क्या आपको समझ आया कि जब नियत त्वरण होगा तो काम कैसे करेंगे, गति के समीकरण से। गति का समीकरण कैसे लगाएंगे, 1d + 1d के कंसेप्ट से। अगर परिवर्तित त्वरण है, क्या बेटा, परिवर्तित त्वरण है, तो क्या करेंगे, समाकलन और अवकलन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। परिवर्तित त्वरण को कैसे सॉल्व करेंगे, समाकलन और अवकलन के कंसेप्ट से। क्लियर है, स्क्रीन पॉज करके यहां तक देखिए, ठीक लिख लिया आपने, ये आगे देखिए। अब मेन सवाल सॉल्व करते हैं 2D का, कैसे सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा प्लीज, पहला सवाल है, यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग 3i कैप प्लस 4j कैप है। वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या बेटा, क्या 3i कैप प्लस 4j कैप, तथा कुछ समय बाद अंतिम वेग 4i कैप प्लस 3j कैप है। तो आपको निकालना है, पहला इसका पार्ट है वेग में परिवर्तन, समझिएगा बेटा, का परिमाण। आपको क्या निकालना है, वेग में परिवर्तन का परिमाण। और दूसरा निकालना है आपका वेग में परिवर्तन का परिमाण निकालना है, वेग में परिवर्तन का परिमाण निकालना है। परिमाण वेग में परिवर्तन का, अब ये दोनों बातें अलग अलग है। वेग में परिवर्तन का परिमाण बताएं और परिमाण बताएं वेग में परिवर्तन का। एक मिनट, ऐसा नहीं, वेग के परिमाण में परिवर्तन, वेग के परिमाण में परिवर्तन। हिंदी में थोड़ा सा मीनिंग अलग से लिखना पड़ जाता है, अलग तरीके से परिभाषित होता है। वेग के परिमाण में परिवर्तन, बिल्कुल सही है, आ गया, कोई खास बात नहीं है। अरे यार, परिवर्तन। अब ये देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कंसेप्ट क्या है समझिएगा प्लीज। वेग में परिवर्तन का परिमाण, वेग में परिवर्तन का परिमाण क्या पूछ रहा है ये, वेग में परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन हुआ है उसका परिमाण बताइए। और ये पूछ रहा है वेग के परिमाण, वेग का परिमाण में परिवर्तन। दोनों सवाल बिल्कुल अलग अलग है।
तो सबसे पहले हम लोग पहला सवाल को हल करते हैं, पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है? वेग में परिवर्तन का परिमाण। तो पहले वेग में परिवर्तन निकालेंगे। वेग में परिवर्तन क्या होगा? तो डेल्टा वी वेग में परिवर्तन होगा बेटा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग बताइए क्या है? 4i कैप, ये 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस ये क्या है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग बताइए 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है ना। तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा आपका वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा आपका 4i में से 3i जाएगा, क्या बचेगा? i कैप, और 3j में से माइनस 4j जाएगा तो माइनस j कैप, ये बचा। अब इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण आपको निकालना आता है, तो ये परिमाण हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ पे i का गुणांक 1 है और j का भी गुणांक 1 है। वेक्टर याद करो, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा? √2। थोड़ा सा 2D पढ़ने से पहले वेक्टर रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है। तो √2 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये है वेग के परिमाण में परिवर्तन। देखो ये कह रहा है दोनों सेम चीज नहीं है। अभी भी जनता बोल रहा है सर एक ही बात तो नहीं बेटा। देखो वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग का परिमाण बताओ। वेग में परिवर्तन निकाल के का परिमाण बताओ। ये कह रहा है वेग के परिमाण, वेग के परिमाण में परिवर्तन, मतलब ये आपसे कह रहा है कि वेग के परिमाण, अंतिम वेग का परिमाण ये होगा माइनस प्रारंभिक वेग का परिमाण ये होगा। पहले कह रहा है वेग के परिमाण बताओ, तो अंतिम वेग का परिमाण माइनस प्रारंभिक वेग के परिमाण बताओ। वेग का परिमाण में परिवर्तन, तो परिमाण बताओ। पहले वेग का परिमाण बताओ, अंतिम वेग का 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j का परिमाण बताओ। रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, √25, √25 5, तो ये आएगा तेरा 5। और प्रारंभिक वेग का परिमाण बताओ 5, 5 माइनस 5 0। तो दूसरे सवाल का जो सॉल्यूशन आपका है, सॉल्यूशन किसका? दूसरे पार्ट का, वो आएगा 0। अरे भाई पहला प्रारंभिक में वेग का परिमाण देखो और अंतिम वेग का परिमाण देखो, दोनों सेम है। तो वेग के परिमाण में परिवर्तन क्या होगा? 0। और वेग में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा? √2। वेग में परिवर्तन हुआ है नहीं हुआ? हुआ है। वेग में परिवर्तन हुआ है। पहले वेग ये था, अब ये वेग है, दोनों वेग अलग है। पहले वेग क्या था? 3i प्लस 4j, पहले वेग था 3i प्लस 4j, अब वेग क्या है? अब वेग है बेटा 4i प्लस 3j। वेग अलग है, बिल्कुल अलग है। वेग में परिवर्तन हुआ है, हाँ हुआ है। वेग में परिवर्तन भी निकालना हमने, ये वेग में परिवर्तन i कैप माइनस j कैप, इसका परिमाण क्या होगा? इसका परिमाण होगा √2। अच्छा चाल परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? चाल परिवर्तित नहीं हुआ। चाल में परिवर्तन और वेग में परिवर्तन दोनों अलग चीज है। और वेग के परिमाण को क्या कहते हैं? चाल। देखो यहाँ पे वेग के परिमाण को क्या कह सकता हूं मैं? चाल। तो बोलो चाल में परिवर्तन, बोलो 0। और वेग में परिवर्तन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल वेग, वेग में परिवर्तन निकाल के फिर परिमाण निकालना है, तो ये अलग आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए, ठीक है बेटा, लिख लिया? आगे देखिए, अब समझिएगा। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग 2i कैप प्लस 3j कैप तथा त्वरण 2j कैप, तो 2 सेकेंड में वस्तु का विस्थापन बताए। वस्तु 2 सेकेंड में कितना विस्थापन तय करेगा ये बता। अब समझना बेटा यहाँ पे सवाल। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग है 2i कैप प्लस 3j कैप, मतलब इसका जो x एक्सिस का वेग है वो है 2 एंड y एक्सिस का जो वेग है प्रारंभिक वो है 3, और इसका जो त्वरण है वो सिर्फ 2j कैप है। मतलब x में त्वरण 0 है, मतलब i में त्वरण नहीं है, सिर्फ j में है, तो आप j का त्वरण लिखेंगे 2, लेकिन i का जो है त्वरण क्या लिखेंगे आप? 0। तो 2 सेकेंड में कितना दूरी विस्थापन तय करेगा ये पूछा है। तो विस्थापन बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो x क्या है? 0, तो यहाँ पे लिखेंगे ux इंटू टी। बस ux बोलो 2 इंटू 2, बताओ क्या होगा? 4i कैप। और जब आप निकालेंगे sy, ये sx है, sy यही तो कह रहा था आपको कि देखो यहाँ पे मोशन में प्रारंभिक वेग x और y दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे त्वरण भी दिया हुआ है, इसको x और y दोनों को अलग अलग निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का दूरी विस्थापन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4i कैप। sy क्या होगा? sy हो जाएगा आपका uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ui बोलो बेटा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस हाफ ay बोलो 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 का होल स्क्वायर बेटा 4, और ये आएगा तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 6 और 4 10, मतलब ये आएगा 10 j कैप। ये तेरा sy हुआ। तो कुल विस्थापन कितना हुआ? तो कुल विस्थापन निकालने के लिए आप नेट जोड़ेंगे 4 प्लस 10 बराबर 14। बिल्कुल गलत है, ये बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने एक बार करके दिया है। नेट विस्थापन आपका होगा
4 आई कैप प्लस 10 जे कैप, ये होगा नेट विस्थापन। तो विस्थापन का परिमाण कितना होगा? विस्थापन का परिमाण होगा 10 का होल स्क्वायर 100 और 4 का होल स्क्वायर 16, रूट अंडर 116 मीटर आंसर आएगा। कितना जवाब आएगा? रूट अंडर 116 मीटर आंसर आएगा। क्लियर है बेटा ये बात? अब स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, यदि वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्तर में है तथा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरब में है तथा उसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड पूरब में है, तो 2 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग बताएं। 2 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग बताएं क्या होगा। ठीक है ना? तो जैसे मैंने सवाल लिखा वैसे साथ साथ में आप भी सवाल लिख लीजिए। तो देखिए सवाल क्या, यदि वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड उत्तर में, तो इसे देखो, ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो डायरेक्शन सेंस होना चाहिए। तो इसको अगर तुम 1 सेकंड के लिए आई कैप मानते हो तो ये जे कैप हो जाएगा, ये आपका माइनस आई कैप हो जाएगा, ये आपका माइनस जे कैप हो जाएगा। क्या कह रहा है? वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उत्तर में, मतलब त्वरण उत्तर की तरफ, किधर? उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, मतलब 4 जे कैप है त्वरण। किधर है? वाई एक्स की तरफ है, नॉर्थ में, तथा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरब में, मतलब ए वाई बराबर 3 आई कैप किधर है? पूरब में। इसको आई कैप मान लिया तो उत्तर को जे कैप मान लिया, तथा उसका प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकेंड पूरब में, उसका जो प्रारंभिक वेग है वो यू एक्स है 2 आई कैप। यू एक्स भी कितना है? 2 आई कैप। तो आपसे पूछा क्या है? 2 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग बताए क्या। अब 2 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग निकालने के लिए इस तरफ y में, उत्तर में प्रारंभिक वेग कुछ नहीं था तो 0 मान लेंगे, इस तरफ समीकरण लगाएंगे उत्तर की तरफ y की तरफ, तो बेटा ये हो जाएगा ui तो 0 है, ay इंटू टी, 4 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा? 8 जे कैप। क्या आपको इसमें कोई परेशानी है? नहीं। अब पूरब की तरफ अगर मैं अंतिम वेग निकालूं, किधर निकालूं? पूरब की तरफ, तो इसको कैसे लिखेंगे? अरे भाई यू एक्स आई कैप प्लस ए एक्स टी आई कैप। एक्स एक्सिस में जब समीकरण लगाऊंगा तो v बराबर u प्लस ए टी, तो x में अंतिम वेग, x का प्रारंभिक वेग, x का त्वरण इंटू टी आई कैप हो जाएगा। अब यहाँ पे u x बताइए कितना है? 2 आई कैप प्लस बेटा यहां से देखो 3, यहाँ पे x बोलो 3 मल्टीप्लाई, कितने देर बाद निकालना है? कितने देर बाद निकालना है? तो 2 सेकंड के बाद, तो 2 रख दूंगा आई कैप। तो देखो 2 आई कैप और 3 दूना क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2 8, तो vx बराबर आपका हो जाएगा 8 आई कैप, और इधर क्या? 8 जे कैप। तो y की तरफ वेग 8 और x की तरफ वेग 8, तो कुल वेग कितना हो गया? 16? नहीं, कुल वेग होगा v बराबर होगा 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप। तो इसका वेग का परिमाण हो जाएगा बेटा 8√2। कितना हो जाएगा? 8√2 परिमाण निकालेंगे तो यहाँ पे बस मैं यही समझाना चाह रहा हूं बार बार आपको कि x एक्सिस का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पहले वो लिख लो, y एक्सिस का लिख लो, फिर आप x में और y में अलग अलग सॉल्व करो, फिर उसका क्या निकालो? परिमाण निकालो। क्या आपको ये समझ में आया? स्क्रीन पॉज करके इसको पहले लिखिए। ठीक है बेटा, लिख लिया। आगे देखो, यदि वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड पूरब में, किधर है? पूरब में है। पहले ही बता देता हूं, ये सवाल तुम्हारे एग्जाम में आएगा, तुम्हारे मॉड्यूल में होगा, जिस किताब को सॉल्व करोगे उस किताब में भी होगा। देखो, यदि वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड किधर है? पूरब में, तथा कुछ समय तथा 2 सेकेंड के बाद पहले वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड पूरब में था और 2 सेकेंड बाद वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड उत्तर में। लो भाई, उत्तर में पहले 5 मीटर पर सेकेंड पूरब में था और 2 सेकेंड बाद किसी तरीके से घूम के 5 मीटर पर सेकेंड पूरब में है, तो वस्तु का त्वरण बताएं। तो साहब वस्तु का त्वरण बताइए कितना होगा। अब वस्तु का त्वरण कैसे बताते हैं? वस्तु का त्वरण होता क्या?
त्वरण का परिभाषा क्या है? त्वरण का परिभाषा है A इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया कुल समय। ये तो त्वरण है। तो यहां पे पहले प्रारंभिक वेग लिखिए कितना है। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग है, वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड पूरब में था। तो आप ऐसे मान सकते हैं कि ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये आई होगा और ये आपका क्या होगा, जे होगा। तो बताइए क्या लिखेंगे, 5i कैप था साहब, ठीक है। फिर वस्तु का अंतिम वेग कितना है, 5j कैप है। प्रारंभिक वेग 5i कैप, अंतिम वेग 5j कैप। अब यहां पे रख दो, तो क्या रखोगे, 5j कैप, अंतिम वेग 5j कैप माइनस 5i कैप बटा लिया गया समय 2 से। अब ये आ जाएगा तुम्हारा त्वरण। अब ढंग से देखना, 5j कैप माइनस 5i कैप बटा 2 है। अब j में से i तो घटेगा नहीं, सिंपल यही रहेगा। अब इस त्वरण का अगर परिमाण निकाला जाए तो 5i और 5j का परिमाण होगा 5√2। क्या होगा भाई, 5√2 बटा 2। तो ये इससे कटेगा तो यह आ जाएगा बेटा 5/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तेरा आ गया त्वरण। लेकिन इस त्वरण की दिशा किधर है, तो त्वरण की दिशा है j कैप माइनस i कैप में। j कैप माइनस i कैप का मतलब क्या हो गया, j कैप माइनस i कैप का मतलब है कि देखो बेटा, ये आपका माइनस i कैप और ये आपका j कैप। तो दिशा किधर है, j कैप मतलब ऊपर में पॉजिटिव में और माइनस i कैप मतलब पीछे में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरफ आएगा आपका त्वरण। ये त्वरण की दिशा है। अब त्वरण की दिशा है किधर, तो त्वरण की दिशा आपका उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। अब बच्चे को यहां पे कंफ्यूजन होता है कि सर प्रारंभिक वेग इसका पूरब में था और अंतिम वेग इसका उत्तर में है, और आप कह रहे हो कि प्रारंभिक वेग इसका इधर था, अंतिम वेग इसका इधर है और त्वरण इधर है। ये कैसे सर, प्रारंभिक वेग इधर है, अंतिम वेग इधर है, तो त्वरण बीच में आना चाहिए। अबे किसने बोला कि दो वेग के बीच में त्वरण होता है? त्वरण क्या होता है, दोनों वेग का योग, योग होता तभी तो इसको और इसको जोड़ के तुम रिजल्टेंट बीच में लिखना चाह रहे हो। तो क्या दो वेगों का योग होता है त्वरण? नहीं, दो वेगों का अंतर होता है त्वरण। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया कुल समय, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया कुल समय होता है त्वरण। अब ये रहा था अंतिम वेग ऊपर, प्रारंभिक वेग किधर था, इधर था। अब क्या होता है त्वरण, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो ये जो प्रारंभिक वेग इसको घटाना है, घटाने का मतलब होता है माइनस करके जोड़ दो, मतलब इसको इसको जोड़ दो तो त्वरण तो बीच में ही आएगा ना। ये देख फॉर्मूला, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा लिया गया समय। 99% बच्चा कहता है सर इधर प्रारंभिक वेग इधर अंतिम वेग, त्वरण जाएगा इधर। अबे कैसे जाएगा इधर, दो वेगों का यदि सम होता त्वरण, त्वरण बराबर दो वेगों का सम होता तो ये प्रारंभिक वेग ये अंतिम वेग त्वरण इसमें जाता। त्वरण क्या होता है, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाना है। प्रारंभिक वेग क्या करना है, घटाना है। और प्रारंभिक वेग को घटाने का मतलब क्या है कि प्रारंभिक वेग को उल्टा करके जोड़ दो। ये अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग था, उसको उल्टा करो और जोड़ दो। तो कहीं ना कहीं त्वरण कहां जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए। तो बताओ त्वरण कहां होगा, उत्तर पश्चिम में। त्वरण कहां होगा, उत्तर पश्चिम में। क्या समझ में आया कि सवाल बार बार क्यों पूछा जाता है और इसी तरह के डेटा से पूछा जाएगा। क्लियर है ये बात, स्क्रीन पॉज करके लिखिए, लिख दिया बेटा। आगे देखो, सुनना ढंग से। यदि वस्तु का स्थिति क्या है, दिया हुआ स्थिति r वेक्टर बराबर t स्क्वायर 2t स्क्वायर i कैप प्लस 3t क्यूब j कैप, तो 1 सेकेंड, t बराबर 1 सेकेंड पर वस्तु का चाल तथा त्वरण बताएं। वस्तु का चाल तथा त्वरण बताएं। अब एक बात बताओ, वस्तु एक रेखीय गति कर रहा है कि वस्तु समतल में गति कर रहा है? तो वस्तु समतल में गति कर रहा है, ये कैसे पता चला? तो ये वस्तु का जो स्थिति है, x में i कैप द्वारा निरूपित है और y में j कैप द्वारा निरूपित है। अगर मुझे वेग चाल चाहिए, चाल क्या होता है, वेग का परिमाण, तो इसको अवकलन कर दो, तो dr/dt कर दो, तो ये तुम्हारा मिल जाएगा वेग। अरे r सदिश, स्थिति सदिश का अवकलन क्या होता है, वेग होता है। जब आप इसको अवकलन करोगे तो 2 नियत है, बाहर आएगा, t स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2t i कैप। समझ आया? ओह अच्छा, 2t i कैप, और 2 बाहर नियत में था तो ये 4 हो जाएगा, 4t i कैप। बहुत सही बेटा। और 3 बाहर, t क्यूब का अवकलन होगा 3t स्क्वायर, और 3 बाहर था, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, 9t स्क्वायर
जे कैप, कैलकुलेशन चेक करना, कंसेप्ट समझो, 3 3 9 टी स्क्वायर जे कैप, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। अगर इसको एक बार अवकलन कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि त्वरण आ जाएगा। करो अवकलन, तो 4t का अवकलन करोगे तो 4 आई कैप प्लस 9 बाहर रहेगा और टी स्क्वायर का अवकलन 2t मतलब 18 टी जे कैप। ये आ गया तुम्हारा त्वरण। तुमसे पूछा क्या है, 1 सेकेंड पर वस्तु का चाल। वस्तु का चाल क्या होता है, वेग का परिमाण। तो इस वेग को तुम निकाल लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे निकालोगे तो यहाँ पे 1 रखोगे तो यह आ जाएगा 4 आई कैप प्लस यहाँ पे 1 रखोगे तो 9 जे कैप। 4 आई कैप बराबर 9 जे कैप मतलब 13 मीटर पर सेकेंड। ये गलती बिल्कुल मत करना। क्यों मत करना, क्योंकि ये x का चाल है, ये y का चाल है। तो इसका जो चाल निकलेगा मतलब वेग का जो परिमाण निकलेगा वो निकलेगा रूट अंडर 9 का होल स्क्वायर 81 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16। 6 और 1 7, 6 और 1 7 और 8 9, 97 मीटर पर सेकेंड ये आएगा चाल। बुझाया कि नहीं बुझाया कंसेप्ट। अब बताओ, त्वरण अगर चाहिए आपको 1 सेकेंड पे तो t इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रख दो तो ये रहेगा आपका 4 आई कैप प्लस 18 जे कैप। 18 और 4 22 मत लिखो। त्वरण का जो परिमाण होगा रूट अंडर 18 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर से आंसर आएगा। तो इस तरह के कैलकुलेशन में बच्चे गलती कहाँ करते हैं, तो बच्चे गलती करते हैं कि इसको अवकलन करते हैं लेकिन आई और जे कैप को हटा देते हैं। आई और जे कैप को हटाने से ये 4 और 9 13 हो जाएगा, लेकिन ये 13 आंसर गलत है, रूट 97 आंसर होगा। क्या आपको समझ आ रहा है अच्छे से? स्क्रीन पॉज करके इसको भी लिखिए, स्क्रीन पॉज करके इसको अच्छे से लिखिए। लिख लिया बेटा? आगे देखो, आगे समझना। यदि वस्तु का वेग u बराबर दिया हुआ है, समझिएगा u बराबर दिया हुआ है 2t आई कैप माइनस जे कैप, तो वस्तु द्वारा 2 सेकेंड में तय दूरी बताएं। वस्तु द्वारा 2 सेकेंड में तय दूरी बताएं। अब समझना है यहाँ पे ढंग से, तय दूरी नहीं तय विस्थापन बताएं। वस्तु द्वारा तय विस्थापन बताएं। 2 सेकंड में वस्तु का विस्थापन बताएं कितना होगा। सुनिएगा ढंग से प्लीज। ये जो वेग दिया हुआ है, x अक्ष का वेग दिया हुआ तुम्हारा 2t, अच्छे से देखो, x एक्सिस का वेग ही तो 2t दिया हुआ और माइनस जे कैप का मतलब है y अक्ष का वेलोसिटी दिया हुआ है -1। ठीक है सर। अब ऐसे विस्थापन निकालने के लिए ux को तुम लिख सकते हो dx/dt इज इक्वल टू 2t और uy को लिख सकते हो dy/dt इज इक्वल टू -1। dt को उठा के यहां रख दो तो dx बराबर होगा 2t इंटू dt। समाकलन कर दो, यहां पे प्रारंभिक स्थिति कुछ नहीं दिया तो dx का अवकलन होगा डेल्टा x जो कि विस्थापन हो जाएगा x का। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति विस्थापन हो गया और यहां से 0 से 2 तक अवकलन कर दो। 2t का अवकलन होगा 2 बाहर, t का अवकलन t²/2, 2 से 2 कटेगा t² बचेगा। तो t² में 2 लिमिट पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 मीटर, कोई खास बात नहीं। 0 पुट करोगे तो 0 और 2 पुट करोगे तो 4 मीटर। यहाँ पे dy बराबर होगा -1 इंटू dt। अवकलन कर दो दोनों तरफ तो ये हो जाएगा विस्थापन y एक्सिस का, ये रहेगा माइनस बाहर। dt का अवकलन 0 से 2 तक करना है, dt का अवकलन क्या होगा t और लिमिट रखो 2 तो ये आ जाएगा -2 मीटर j कैप और ये आ जाएगा 4 मीटर i कैप। तो नेट विस्थापन जब हम यहाँ पे लिखोगे, कुल विस्थापन जब लिखोगे तो कुल विस्थापन होगा 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप। 4 और 2 6 मत कर देना गलती से, बच्चे यहाँ पे कर देते हैं 4 और 2 6 कर देते हैं। तो बताओ कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन का परिमाण हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर 16 और 2 का होल स्क्वायर 4 रूट अंडर 20 मीटर आपका सही जवाब आएगा। क्या आएगा सही जवाब? रूट अंडर 20 मीटर सही जवाब आएगा। क्लियर है ये बात? स्क्रीन को पॉज करके आराम से लिखिए, स्क्रीन को पॉज करके आराम से लिखिए। लिख लिया बेटा? ये नेक्स्ट देखो, यदि वस्तु का वेग v बराबर 2t माइनस टी क्यू जे कैप तथा 6t स्क्वायर
आई कैप, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर त्वरण का मान बताएं। आपने 1D पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है, तभी तो आप 2D में पहुंचे हो। 1D मोशन जो आपने पढ़ा है वो आसान है या 2D आसान है? तो आप ईमानदारी से देखोगे तो 1D मोशन ज्यादा मुश्किल है 2D के कंपेयर। 1D में क्या करना पड़ रहा है भाई? अरे भाई जो तूने 1D में बहुत सारा स्टॉपिंग डिस्टेंस का सवाल आ जाता है, यू टर्न का सवाल आ जाता है, जिसमें कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत। 2D में मोशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं। 2D में बस एक खास चीज होता है कि आपको आसान सा 1D का कंसेप्ट लगाना होता है बस, और वेक्टर फॉर्म के साथ लगाना। ऐसे सवाल खूब है, ऐसे 2D के अच्छे सवाल माने जाते हैं। और वैसे इसको सॉल्व करोगे बेटा, सॉल्यूशन देखो इसका, कोई खास बात नहीं। वेग दिया हुआ है तुम्हारा 2t माइनस टी क्यूब जे कैप और 6t स्क्वायर आई कैप। तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर त्वरण का मान बताए। त्वरण का मान बताना है भाई, dv बाई dt ही तो त्वरण होता है, तो इसको अवकलन कर दो। लेकिन ध्यान रखना कि जे कैप वाला अवकलन अलग होगा और आई कैप वाला अलग होगा। जब आप इसको अवकलन करोगे समय के साथ, तो 2t का अवकलन बोलो तो क्या होगा, 2 माइनस टी क्यूब का होगा 3t स्क्वायर जे कैप, माइनस 6t स्क्वायर का होगा 12 t आई कैप। ये अवकलन। अब जब यहाँ पे आपको त्वरण निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो यहाँ पे t का मान आप 2 रखेंगे। t का मान 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 के 12, 12 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, माइनस 10 जे है भाई, 2 रख देना यहाँ पे। तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 यही 12, 2 माइनस 12 क्या होगा, माइनस 10 जे है माइनस। अब यहाँ पे 2 रखोगे तो ये आएगा तुम्हारा 24 आई के। ये आएगा ऐसे। अब आपका इसका परिमाण निकालना था, तो त्वरण का परिमाण हो जाएगा रूट अंडर 10 का होल स्क्वायर प्लस 24 का होल स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है बहुत अच्छे से? कोई खास बात नहीं है, बस इसमें आई कैप और जे कैप का ध्यान रखते हुए सवाल को सॉल्व करना है, बस इतना ध्यान रखना है। स्क्रीन पॉज करके देखिए, आगे देखिए सवाल। यदि वस्तु का वेग, v बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, तथा त्वरण a बराबर 0.4 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप है, तो t बराबर 10 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग बताए। नीट 2018 का सवाल है, नीट 2018 का सवाल है। अब आप देखेंगे तो सवाल में कोई खास बात है ही नहीं। सवाल में क्या बताया, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग बता दिया। बोला कि वस्तु का वेग इतना है, अभी किसी क्षण पे इतना है वस्तु का वेग, तथा उसी क्षण पर वस्तु का त्वरण इतना है। ये नियत त्वरण है या परिवर्तित त्वरण है? तो देखो ये t नहीं लगा हुआ है, मतलब ये नियत त्वरण हो गया ना। देखो t यहाँ पे नहीं है, तो कैसा त्वरण हो गया, नियत त्वरण हो गया। तो t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग बताए। अब यहाँ पे समझना कि x अक्ष वाला जो सवाल को अलग कर लो, फिर y अक्ष वाले सवाल को अलग कर लो। बताओ प्रारंभिक वेग कितना है x अक्ष में? प्रारंभिक वेग है बेटा x अक्ष में 3, और x अक्ष का त्वरण कितना है, 0.4। तो अंतिम वेग कैसे निकालते हैं, प्रारंभिक वेग प्लस त्वरण इनटू समय। लेकिन ये सारा किसका लिखेंगे, x अक्ष का। तो x अक्ष का अंतिम वेग बताओ, प्रारंभिक वेग 3 प्लस त्वरण बोलो 0.4 इनटू समय बोलो 10। तो बताओ 3 और 0.4 इनटू 10 क्या हो जाएगा, 4, 3 4 क्या हो गया, 7 आई कैप। ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस का अंतिम वेग 10 सेकंड बाद। y का सॉल्व करोगे तो y का प्रारंभिक वेग क्या है, 4। क्या ये काम कर लोगे ना, बहुत मुश्किल नहीं है बेटा। y का प्रारंभिक वेग 4, y का त्वरण बोलो 0.3, तो y का अंतिम वेग होगा u4 प्लस ay 0.3 इंटू 10, और ये सारा किस में जाएगा, j कैप में। तो vy बराबर बताओ क्या होगा, 4 और 0.3 इंटू 10, 3 4 3 7 j कैप। तो नेट वेलोसिटी आपका आ जाएगा 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप। ये हो गया तुम्हारा नेट वेलोसिटी। अगर वो वेलोसिटी का वेग का परिमाण पूछ रहा है तो वेग का परिमाण निकाल सकते हो, ये हो जाएगा 7√2। यहाँ पे 14 मत लिख देना, 7 + 7 = 14 मत लिख देना। इसमें यही वाला जो कंसेप्ट है वो बच्चे को गलती करा देता है। सोचो नीट में एकदम ऐसे सवाल आते हैं, एकदम आसान से सवाल है। कहीं से आपको मुश्किल लग रहा है तो बताइए, कोई खास बात नहीं बेटा, एकदम आसान है। तो इसको बेटा ढंग से लिखिए प्लीज, स्क्रीन को पॉज करके इसको लिखिए।
नेक्स्ट देखिएगा, यदि वस्तु का वेग u बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप तथा त्वरण a इज इक्वल टू ti कैप, त्वरण क्या है 2ti कैप, चलो प्लस 3t स्क्वायर j कैप है, तो t बराबर 2 सेकेंड के बाद, कितने देर बाद, 2 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग बताएं। कितने देर बाद बताना है, 2 सेकेंड के बाद वस्तु का वेग बताना है। चलो सवाल को सॉल्व करते हैं, अच्छे सवाल को सॉल्व करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आसान सवाल है, कोई लेंथी नहीं। वस्तु का जो वेग है एक्स एक्सिस में क्या है प्रारंभिक वेग, वो प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकेंड है, और एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन क्या है 2t है। y एक्सिस का प्रारंभिक वेग क्या है 2 है, एंड y अक्ष का एक्सेलरेशन क्या है 3t स्क्वायर है। बात समझ में आ गई। अब सुनो, ये त्वरण नियत तो नहीं है जो गति का समीकरण आप लगा लेंगे, त्वरण नियत है या परिवर्तित है, तो त्वरण समय पे निर्भर कर रहा है, त्वरण नियत नहीं है। अगर त्वरण नियत होता तो गति का समीकरण लगाते, और त्वरण परिवर्तित होता है तो समाकलन और अवकलन कैसे करते हैं। वेग चाहिए ना, देखो त्वरण दिया हुआ है, वेग चाहिए ना, इसको क्या लिख सकते हैं डी वी एक्स, एक्स के वेग में परिवर्तन का दर ही तो एक्स का त्वरण होगा, इज इक्वल टू 2t। तो यहां से dt को उठा के यहां चिपका दो, तो dvx इज इक्वल टू 2t इंटू dt हो जाएगा। अब इसका क्या करो आप, समाकलन, इसका दोनों तरफ समाकलन कर दो। प्रारंभिक वेग उसने क्या बताया था, प्रारंभिक वेग बताया था x में 3 है, प्रारंभिक वेग x में 3 है, तो कुछ अंतिम वेग मिलेगा। कब प्रारंभिक वेग 3 था, 0 समय पे, और 2 सेकंड पे आपको वेग निकालना है, ये आ जाएगा। अब देखिएगा यहां से जब आप यहां पे समाकलन करेंगे, जब आप यहाँ पे समाकलन करेंगे तो ढंग से देखिएगा प्लीज, ये जब टर्म समाकलन करेंगे तो dv का समाकलन होगा v, अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग 3, तो इसको लिखेंगे v माइनस 3 इज इक्वल टू, जब इस तरफ समाकलन करेंगे तो 2t का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर, कैसे 2 बाहर, और t इंटू dt का समाकलन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा t स्क्वायर। यहाँ पे t की वैल्यू आप 2 रख देंगे तो 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस 0, तो ये बनेगा 4, तो अंतिम वेग हो जाएगा आपका 7 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये किसका निकाला है भाई आपने, सिर्फ x अक्ष का निकाला। देखो बेटा 2t का अवकलन बोलो क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कटेगा, t स्क्वायर 2 की जगह पर रखोगे 4, और t की जगह पे जब 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इधर देखते हैं ay को क्या लिख सकता हूं मैं, dv, एक भाई कोई खास बात नहीं है, ay को क्या लिख सकता हूं dvy बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, dt को उठा के इधर रख दो तो dvy इज इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू dt। अब दोनों तरफ क्या कर दो आप समाकलन, जैसे आप दोनों तरफ समाकलन करोगे तो पहले लिमिट पुट करोगे, बताओ t इज इक्वल टू 0 पे वेग क्या था 2, और t इज इक्वल टू 2 पे आपको कुछ वेग निकालना है, तो ये टर्म हो जाएगा आपका v माइनस 2 इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है, 3 बाहर, t स्क्वायर का अवकलन t क्यूब बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा t क्यूब, लिमिट रखोगे आप 0 से 2 तक, 2 रखोगे तो 8 आएगा, और 0 रखने पे 0 आएगा, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 8, v माइनस 2 इज इक्वल टू 8, मतलब vy इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे vy कहाँ से आ गया, तो ये हमेशा से vy ही था, y अक्ष का अंतिम वेग निकाला है, तो ये y एक्सिस का अंतिम वेग आ गया, ये x एक्सिस का अंतिम वेग आ गया, तो नेट वेलोसिटी जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे आप 7i कैप प्लस 10। ये मुश्किल सवाल हो गया थोड़ा सा, क्यों मुश्किल सवाल हो गया, तो एक तो इसमें समाकलन और अवकलन करना पड़ा, और वो भी गति को अलग अलग बांटने के बाद, गति को x एक्सिस की गति को यहां से आपने पहले अलग तोड़ा, y एक्सिस की गति को अलग तोड़ा, और फिर आपने x एक्सिस में समाकलन करा, फिर y एक्सिस में समाकलन करा, तब जाके आंसर आया। इस तरह के सवाल पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे सवाल एक बार आप कर लेंगे तो आपको समझ आएगा। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या समझ आया कि मोशन 2d था तो 1d और 1d तोड़ना समझ आया कम से कम, तो ये तो समझ आया कि x का वेग है, ये x का त्वरण है, ये y का वेग है, ये y का त्वरण है, तो x अक्ष को अलग लिखूंगा और y अक्ष को अलग लिखूंगा, कम से कम ये तो समझ आया। दूसरा बात ये समझ में आया कि यहाँ पे त्वरण जो है वो परिवर्तित है, और परिवर्तित त्वरण के लिए आपको समाकलन अवकलन करना पड़ेगा, इसमें भी त्वरण परिवर्तित है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है x का त्वरण नियत और y का त्वरण परिवर्तित है, तो x में डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो जाएगा और y में समाकलन और अवकलन करना पड़ेगा। जिस तरीके से यहाँ पे पीछे सवाल हमने सॉल्व किया है, ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ आया। x एक्सिस और y एक्सिस को जब सॉल्व करा तो इसमें त्वरण बताओ कैसा है, त्वरण देखो 0.4 नियत है, यहाँ पे 0.3 नियत है, नियत त्वरण है तो गति का समीकरण लगाया।
नियत त्वरण है तो क्या लगाया, गति का समीकरण लगाया। और अगर त्वरण परिवर्तित है तो क्या लगाएंगे, परिवर्तित त्वरण के लिए क्या लगाएंगे, समाकलन और अवकलन लगाएंगे। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, लिख लिया बेटा, आगे देखो समझना। यदि t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु का स्थिति 2, -4 है, फिर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वस्तु का स्थिति 4, 8 है, तथा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पर वस्तु की स्थिति 8, 4 है, तो औसत त्वरण बताएं, सॉरी औसत वेग बताएं तथा औसत चाल बताएं। बेटे ये 2D का ही तो सवाल हुआ, x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स बदल रहा है। सवाल को अपने को सॉल्व करना है। सवाल में दिया क्या सुनिएगा, समय और स्थिति दिया है। वो बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु के x अक्ष का निर्देशांक है 2 और y अक्ष की स्थिति है -4। फिर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वस्तु का स्थिति ये रहा, फिर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में वस्तु का स्थिति ये रहा। तो औसत वेग बताइए 0 से 10 सेकेंड के बीच में, औसत चाल भी बताइए 0 से 10 सेकेंड के बीच में। तो मेरा बात सुनिएगा, औसत चाल आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि औसत चाल क्या होता है, कुल तय किया गया दूरी बटा लिया गया कुल समय। अब कुल तय किया गया दूरी कैसे बताएंगे, आपको पता है कि वस्तु यहां था, फिर यहां है, फिर यहां है। अब यहां तो किसी तरीके से जा सकता है वस्तु, तो कैसे गया वस्तु ये आपको पता नहीं है। जब आपको ये पता नहीं है कि वस्तु कैसे पहुंचा है उस स्थिति तक, तो आप यहाँ पे औसत चाल मतलब कुल दूरी निकाल नहीं सकते। औसत वेग क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। औसत वेग तो सिंपल होता है, अंतिम स्थिति, सॉरी x नहीं है, x और y दोनों है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा लिया गया कुल समय। अंतिम स्थिति वस्तु की x में कितनी है 8 और प्रारंभिक स्थिति x में कितनी है 2, तो 8 - 2 i क्या बनेगा, और माइनस सॉरी अंतिम स्थिति ये है तुम्हारा, पूरा लिख लो 8i कैप प्लस 4j कैप, ये अंतिम स्थिति है। माइनस प्रारंभिक स्थिति लिख लो 2i कैप माइनस 4j कैप बटा लिया गया समय 10, ये लिख लो। सुनो सर, बीच वाले का क्या करें, अरे भाई बीच वाले का मुझे क्या मतलब है, वस्तु यहाँ था, यहाँ पहुंचा, यहाँ आया, तो तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ जाके आया है या ऐसे आया है या सीधा आया है। अंतिम स्थिति ये प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति होता है विस्थापन, कुल विस्थापन बटा लिया गया समय औसत वेग होगा। ये सवाल भी नीट का पूछा हुआ है। क्यों पूछा हुआ है सर नीट में, ऐसा सवाल कंफ्यूज करने के लिए पूछा हुआ है। बच्चा ये सोचता अच्छा 3 पे यहाँ था तो इसका क्या करे, कुछ नहीं करे। तुम्हें 0 से 10 सेकेंड का बीच पूछ रहा है, तो ये समय अंतराल हो गया। इस समय अंतराल में कुल स्थिति में परिवर्तन बटा लिया गया समय औसत वेग होता है। कुल स्थिति में परिवर्तन कितना हुआ, तो अंतिम स्थिति ये रहा, प्रारंभिक स्थिति ये रहा, बीच में कहां था उससे कोई मतलब नहीं होता औसत वेग को। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो 8i माइनस 2i 6i और 4j माइनस ऑफ माइनस 4j 8j बटा 10, क्या आएगा जवाब, ढंग से देख लीजिएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, बिल्कुल सही है। 4j में से माइनस ऑफ माइनस 4 मतलब 8, 8j बटा 10, ये आएगा तुम्हारा औसत वेग। औसत वेग और औसत वेग का यदि परिमाण निकालोगे तो औसत वेग का परिमाण आएगा 1 मीटर पर सेकंड। कैसे भाई सर, ये तो भयंकर दिख रहा है, परिमाण आप 1 बता रहे हो, तो आधा बच्चा तो यही लेट जाता है। कैसे, अब इतना निकाल लेता है लेकिन ये नहीं लिख पाता। अरे भाई 6i प्लस 10j, देखो ये 10 तो परिमाण, इसको तो बाहर रखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/10 इंटू 6i प्लस 8j। अच्छा 6i प्लस 8j का परिमाण निकालो तो रूट अंडर 6 का होल स्क्वायर 36 और 8 का होल स्क्वायर 64, 64 और 36 रूट अंडर 100, रूट अंडर 100 इज 10, 10/10 इज 1। असल में वेग है 1 मीटर पर सेकंड। औसत वेग आपका, वेग नहीं क्या ये, औसत वेग आपका 1 मीटर पर सेकंड है। जवाब क्या है 1 मीटर पर सेकंड। क्या आपको ये समझ आया, स्क्रीन पॉज करके लिखिए। बढ़िया सवाल है, नीट का पूछा हुआ सवाल ही यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वक्र का पथ। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री 2D मोशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब पथ का समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं पथ का समीकरण। मतलब किस वस्तु पे असल में किस पथ पे वस्तु चल रहा है उसके पथ के समीकरण को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट x एंड y के बीच का संबंध। x अक्ष
तथा y अक्ष के बीच के संबंध को, y अक्ष तथा x अक्ष के बीच के संबंध को पथ का समीकरण कहते हैं। असल में मान लो कि मैं यहां पे x वर्सेस t का ग्राफ बनाऊं, ऐसा मान लो ग्राफ है, के पथ का समीकरण है? बिल्कुल भी नहीं। x वर्सेस t का ये पथ का समीकरण नहीं बेटा, ये कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर t समय पर वस्तु यहां था, फिर दूसरे t2 समय पे वस्तु यहाँ, t3 समय पे वस्तु यहाँ, t4 समय पे वस्तु है, ये तो x कोऑर्डिनेट ही बदल रहा है। क्या ये पथ है? नहीं, ये पथ नहीं है, ये अलग अलग समय पे x निर्देशांक है वस्तु का। अच्छा, अगर मैं vt ग्राफ बना दूं, मान लो वेग समय ग्राफ बना दूं, ऐसा वेग समय ग्राफ बना दूं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसा वेग समय ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि एक ही समय पे दो वेग कैसे संभव होंगे, ऐसा वेग समय ग्राफ बना दूं। क्या ये वस्तु का पथ है? असल में इस पथ पे वस्तु चल रहा है क्या? नहीं भाई, ये तो कह रहे हैं कि वस्तु का किसी t1 समय पे कुछ वेग v1 है, फिर t2 समय पे वेग v2 है, फिर t3 समय वेग v3 है, t4 पे वेग v4 है। तो ये अलग अलग समय पे अलग अलग वेग का संबंध है, ये पथ का समीकरण नहीं है, ये पथ नहीं। असल में वस्तु इस लाइन पे नहीं चल रहा है, वस्तु किस लाइन पे चल रहा है वो इस तरह से पता चल जाएगा। मान लो y और x के बीच का ग्राफ है, ये y अक्ष और ये x अक्ष, मतलब xy प्लेन बन गया, वस्तु मान लो इस पथ पे चल रहा है, तो ये असल में पथ का समीकरण है। एक्चुअल में वस्तु इस रास्ते पे चल रहा है, क्यों? क्योंकि यही तो रास्ता, यही तो पथ है, यही तो प्लेन के बीच में बनाया मैंने ग्राफ। तो पथ के समीकरण का मतलब होता है x तथा y अक्ष के बीच के संबंध को, बीच के समीकरण को हम लोग पथ का समीकरण कहते हैं। अब यहां पे देखिएगा, सवाल के संबंध में और समझते हैं। यदि x बराबर टी स्क्वायर तथा y बराबर 2t है, तो पथ का समीकरण तथा पथ का नेचर बताए क्या होगा? पथ का समीकरण या पथ की प्रकृति बताए क्या होगा? अब पथ की प्रकृति कैसे बताएंगे सर? तो यहां पे x किसके साथ घूम रहा है? समय के साथ। x का संबंध किसके द्वारा, किसके संबंध में दिया गया? समय के संबंध में। y का भी किसके संबंध में दिया गया है? समय के संबंध में। x भी समय के संबंध में दिया है, y भी समय के संबंध में दिया है। तो x और y के बीच का संबंध कैसे निकालेंगे? देखो, मान लो x t के साथ घूम रहा है, y भी t के साथ घूम रहा है, तो x और y को कौन मिलाएगा? t मिलाएगा। x भी y के सापेक्ष दिया हुआ है, x भी t के संबंध में दिया हुआ है, y भी t के संबंध में दिया हुआ है, मतलब दोनों की दोस्ती, x की दोस्ती t से है, y की दोस्ती t से है। अगर x y को मिलाना है तो t तो मिलाएगा। कैसे मिलाएगा t? तो देखना बेटा, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं t बराबर y/2? अरे रामलाल, क्या मैं t बराबर y/2 नहीं लिख सकता क्या? अगर मैं यहाँ पे t बराबर y/2 लिख सकता हूं तो यहाँ पे देखना, t का वैल्यू मुझे पता चल गया, y/2 यहाँ पे रख दूंगा, तो x बराबर t की जगह पे क्या रखूंगा? y/2। अरे भाई, t की जगह पे क्या रखूंगा? y/2 का होल स्क्वायर। देखो, ये होल स्क्वायर, तो यहां से आपको मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर 4, इधर चला जाएगा 4x। y को लिख सकता हूं मैं 2√x भी लिख सकता हूं, ये रहा। मतलब वस्तु किस तरह, ये पथ का समीकरण बन गया, और वस्तु असल में किस तरह के पथ पे चल रहा है? तो वस्तु इस पथ पे चल रहा है। देखो, ऐसा ही तो ग्राफ बनता है y बराबर √2x का। ये रहा पथ, परवलयाकार, बट ये लैटरल पैराबोला। ये समझ में आया मैंने क्या किया है? कोई खास बात नहीं है, ये आसान बात है। इसको पहले लिखिए आराम से, पहले लिखिए पथ के समीकरण का मतलब क्या होता है और पथ का समीकरण कैसे निकाला जाता है, x और y के बीच के संबंध को कैसे निकाला जा सकता है। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट देखिए, यदि x बराबर, या यदि वस्तु की स्थिति, यदि वस्तु का स्थिति x इज इक्वल टू, वस्तु का स्थिति x इज इक्वल टू 2t प्लस, या वस्तु की स्थिति r इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 4j कैप है, तो पथ का समीकरण बताएं। पथ का समीकरण बताएं। अब सवाल समझिएगा बहुत अच्छे से। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि वस्तु का स्थिति ये दिया हुआ है, ये वस्तु का स्थिति r इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस 4j कैप, तो पथ का समीकरण बताइए क्या? ये जो वस्तु का स्थिति दिया हुआ है, ये x अक्ष का निर्देशांक है, x अक्ष की स्थिति, और ये y की स्थिति है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, साहब मेरा हो गया 2t, एंड y इज इक्वल टू हो गया मेरा 4। ये तो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2t एंड y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहां से आप देखें तो y में t है ही नहीं, सिंपल 4 है, और इसमें t है, x बराबर क्या है 2t। अब x और y के बीच का संबंध आपको निकालना है, x और y के बीच का संबंध निकालना है। अब कैसे निकालेंगे x और y के बीच का संबंध, इसमें साहब t है, ये समय के साथ बदल रहा है, लेकिन ये समय के साथ बदल ही नहीं रहा, वो y is fix, y is equal to 4, but x is equal to 2t, y is fix, x is equal to 4 and y is equal to 2t। तो इस पथ का समीकरण कैसा होगा, तो ढंग से देखिएगा, ऐसे देखो, मान लो y और x का मैं रिलेशन बनाऊं, तो तुम्हें नहीं लग रहा कि ये जो y है उसकी वैल्यू फिक्स है 4, मतलब y की वैल्यू फिक्स है 4, तो y बराबर 4 का ग्राफ बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, y बराबर 4 ऐसा ही तो बनेगा। और x बराबर 2t दिया हुआ है, मतलब x समय के सापेक्ष बदल रहा है, x इज इक्वल टू 2t है, मतलब इस लाइन पे x t के सापेक्ष इस तरीके से परिवर्तित हो रहा होगा, लेकिन y बराबर 4 फिक्स है, मतलब इस सरल रेखा पे वस्तु चल रहा है। आपको ये बताना होगा कि यदि r बराबर 2t i कैप प्लस 4t j कैप है, मतलब वस्तु सरल रेखीय गति कर रहे हैं, वस्तु सरल रेखीय गति कर रहा है। आपको लग रहा है सर कैसे पता चला, क्योंकि आप तो कह रहे हो x बराबर 2t और y बराबर 4, बेटा y बराबर 4 है, मतलब y निर्देशांक फिक्स हो गया, y बराबर 4 फिक्स हो गया, y निर्देशांक बदल ही नहीं रहा समय के सापेक्ष, y निर्देशांक फिक्स y बराबर 4 हो गया, मतलब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो इस लाइन पे वस्तु चलता रहेगा बस, और x समय के साथ ऐसे बदलेगा, मतलब x बदल रहा है लेकिन y फिक्स है, तो सरल रेखा ही तो होगा, y की वैल्यू फिक्स है, एक y बदल ही नहीं सकता, क्या बदल सकता है, सिर्फ x बदल सकता है, तो कैसा गति होगा, सरल रेखीय गति होगा, ये ग्राफ बनेगा। तुम्हें समझ आया, ये स्क्रीन पॉज करके पहले इसको लिखो।